गुड मॉर्निंग डियर। कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। चलिए हम पावर शेयरिंग का अगला वीडियो या कहे क्लास हम अपनी शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आज देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखेंगे और इसमें हम फिर देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्यों पावर शेयरिंग की ज़रूरत पड़ी, ये देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग जो है वो उनका फॉर्म कितने तरह का, जो कॉमन जो फॉर्म जो माना जाता है सो कितने तरह का फॉर्म होता है। और फिर सबका ये जो 4 टाइम्स जिनको हम देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर एमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स और डिवीजन ऑफ पावर एमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशल ग्रुप्स एंड मूवमेंट, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे बारी बारी से। तो हम शुरू करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि बहुत ही फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट ऑल पावर्स ऑफ ए गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पीपल और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। यानी कि बहुत पहले से, लंबे समय से यही मान्यता रही थी, चली आ रही थी मान्यता कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के समूह में होनी चाहिए, व्यक्ति के समूह में हाथ में होनी चाहिए। यानी ये जो पावर है ये काफ़ी समय से माना जा रहा था कि ये पावर जो है किसी एक व्यक्ति या एक समूह के हाथों में होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए, ऐसा माना जाता था कि अगर ये डिस्पर्स हो जाता है, यानी अलग अलग समूह के हाथ में चला जाता है या ज़्यादा लोगों के हाथ में जाता है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जल्दी कोई डिसीजन लेने में हमको दिक्कत हो सकती है, हम किसी चीज़ में जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे और सत्ता के लिए ज़रूरी होता है जल्दी डिसीजन लेना। ऐसा माना जाता था कि इन कारणों से, चूँकि क्विक डिसीजन लेना होता है, इसलिए पावर जो है सो एक ही व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए। अगर आपसे पूछता है कि लंबे समय से ये माना जाता रहा है कि पावर जो है सो किसी एक व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए, ऐसा क्यों माना जाता था, तो आप देंगे कि ऐसा इसलिए माना जाता था क्योंकि यह हेल्प करता है क्विक डिसीजन लेने में। अगर एक से अधिक लोगों के हाथों में ये सत्ता होगी, पावर होगा, डिस्पर्स होगा, तो क्या होगा कि हम क्विक डिसीजन लेने के पॉसिबिलिटी से चूक जाएंगे और इसको इन्फोर्स करने में, लागू करने में हमको दिक्कत आएगी, काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए ऐसा माना जाता था कि किसी एक व्यक्ति के हाथों में ये या एक समूह के हाथों में पावर रहे, पावर की शेयरिंग ना हो। लेकिन जब डेमोक्रेसी इमर्ज होता है, जब ये डेमोक्रेसी जब इमर्ज होता है, यानी लोकतंत्र जब आने लगता है, लोकतंत्र का जब उदय होने लगता है, आविर्भाव होता है, तब ये जो नोशन था, ये जो सिद्धांत था, विचार था, किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर होनी चाहिए, यानी अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर होना चाहिए, यानी लोगों के हाथों में वितरित नहीं होना चाहिए, पावर एक ही आदमी के हाथ में होना चाहिए। इसके विरुद्ध में पावर शेयरिंग का आइडिया आया, विचार आया। तो अगर पूछता है कि अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर को किया गया, पावर शेयरिंग किया गया, ऐसा किसके विरुद्ध किया गया, किस विचारधारा के विरुद्ध किया गया, तो आप कहेंगे कि अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर का जो नोशन था, जो विचार था, जो काफ़ी लंबे समय से माना जाता रहा था, इसके अपोजिशन में पावर शेयरिंग का विचार हमारे सामने आया। ठीक है। अब ये जो है पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग का पहले तो ये माना जाता था कि भाई एक जगह होना चाहिए, फिर डेमोक्रेसी का इमर्जेंस होता है, फिर उसके अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के रूप में पावर शेयरिंग आता है हमारे सामने। और पावर शेयरिंग आने का क्या कारण था डेमोक्रेसी के साथ, डेमोक्रेसी के इमर्जेंस के साथ? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये वन बेसिस जो ये डेमोक्रेसी का जो मुख्य, जो बेसिक जो प्रिंसिपल है, आधारभूत जो प्रिंसिपल सिद्धांत है, क्या कि ये बुनियादी सिद्धांत है डेमोक्रेसी का, बेसिक प्रिंसिपल है क्या कि पीपल जो है, लोग जो हैं, जनता जो है,
ये जो है सो पॉलिटिकल पावर का स्रोत होता है, होती है। पीपुल आर दी सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होता है। ये डेमोक्रेसी का है। डेमोक्रेसी से हमको ये पता चला कि पीपुल जो ही है वही सोर्स है पूरे पॉलिटिकल पावर का, और सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। दूसरा क्या है कि आप किसी भी डेमोक्रेसी में पीपल जो है सो सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा स्वयं को यानी सेल्फ को स्वशासित करती है। यानी पीपल जो है, सिटीजन जो है सो इलेक्ट करती है लोगों को, और फिर इंस्टीट्यूशन जो उन इलेक्टेड लोगों के द्वारा जो बनता है वो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा खुद पे स्वशासित करती है, खुद पे रूल करती है। ये डेमोक्रेसी का है कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस जो है सो सिटीजन के द्वारा होता है, उनके द्वारा की जाती है, जो इस रूप में उनके प्रतिनिधि के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इलेक्टेड लीडर जो होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो होते हैं, और फिर इंस्टीट्यूशंस होता है, इनके द्वारा वह स्वशासित होती है। डेमोक्रेसी का फिर क्या है, थर्ड पॉइंट हमारे सामने कि एक गुड डेमोक्रेसी में क्या है कि लोकतांत्रिक शासन में सोसाइटी का जो विभिन्न जो समूह होता है, डाइवर्स ग्रुप जो होते हैं, विभिन्न समूह जो होते हैं, और उनके विचार को एक उचित सम्मान दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है, ड्यू रिस्पेक्ट, माने सभी जो उस कंट्री के जो भी, चाहे छोटे बड़े, पुअर रिच पीपल हों या किसी भी क्लास के लोग हों, सबके विचारों को एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, समान महत्व दिया जाता है, समान आदर दिया जाता है, और सबकी बातों को सुना जाए। ये डेमोक्रेसी के एक अच्छे डेमोक्रेसी की निशानी होती है। और इसमें सभी लोगों के बातों को, सभी लोग जो हैं उनकी आवाज़ों को सुना जाता है, और वो लोग मिलके एक पब्लिक पॉलिसी जो होती है, सार्वजनिक नीतियाँ जो होती है, वो तय की जाती है। सभी वहाँ के लोगों को के विचारों को सुन के, सभी समूहों के लोगों के विचारों को सुन के, सभी लोगों के सुन के सार्वजनिक नीतियाँ, पब्लिक पॉलिसी जो है सो तय की जाती है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जो पब्लिक द्वारा जो उन पे शासन करती है। तो इसलिए लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को, सिटीजन को पॉलिटिकल पावर में हिस्सेदार बनाया जाए, पार्टिसिपेट किया जाए पॉलिटिकल पावर में। ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी शासन में पॉलिटिकल पावर में ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन जो हैं, पीपल जो है पार्टिसिपेट करते हैं, उस तरह के गवर्नमेंट को सबसे अच्छा माना जाता है, डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये चीज़ हमने देखा कि पहले माना जाता था एक व्यक्ति के हाथों में ये सत्ता रहे, क्यों रहे, ये भी हमने देखा। और फिर उसके बाद देखा कि डेमोक्रेसी के इमरजेंस के साथ साथ अनडिवाइडेड पावर के कंपैरिजन में हमको पावर शेयरिंग का कंसेप्ट आता है, आइडिया आता है। और फिर ये डेमोक्रेसी के साथ ही क्यों आता है पावर शेयरिंग का, इसको हमने 5 पॉइंट्स में देखा, 5 पॉइंट्स में कि क्यों आता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कितने तरह के होते हैं। तो क्या है कि आधुनिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जो है सो पावर शेयरिंग जो अरेंजमेंट है, इसको कॉमन रूप में 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग के रूप में जाना जाता है। एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दूसरे को बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जिसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं, और तीसरे को बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कम्युनिटी गवर्नमेंट, और चौथे को बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, ये बोलते हैं। अब देखिए क्या है कि जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में सेम यही चीज़ है आपको कि हॉरिजॉन्टल जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और यहाँ among governments of different levels, different social groups, religious, linguistic और political parties, pressure groups and movements। क्या है यहाँ हॉरिजॉन्टल हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल, हम इस लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और वर्टिकल इसको बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में कि लास्ट क्लासेस में 9th क्लास में आपने देखा कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है, लेजिस्लेचर में, विधायिका में, एग्जीक्यूटिव में कार्यपालिका में, और जुडिशियरी न्यायपालिका में होता है। तो ये
जो है सो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, ये तीनों हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के एग्जांपल हैं। यानी इन तीनों का पावर एक ही बराबर होता है, इक्वल पावर इन लोगों के बीच में होता है। बस इनका बटाव होता है कि ये कौन सा काम करेंगे, ये कौन सा, ये कौन सा। ये एक दूसरे में नहीं इंटरफेयर करते हैं, इनका पावर सेपरेट होता है, लेकिन ये इक्वल माने जाते हैं ये सब। और ये चेक एंड बैलेंस भी करते हैं एक दूसरे को कि कोई अपने अनलिमिटेड पावर को यूज़ नहीं करे। क्योंकि ये क्यों चेक कर और बैलेंस करते हैं? क्योंकि ये सब इक्वल माने जाते हैं, यानी ऐसे हॉरिजेंटल माने जाते हैं। ये हॉरिजेंटल होता है कौन कौन? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। हम आगे देखेंगे इसको डिटेल में। वर्टिकल हम इसको बोलते हैं, खरी लाइन को। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जिसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं। तो यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल भी होता है, यानी एक पूरे इंटायर कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट होती है जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। दूसरा, हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, जिसको इंडिया में हर एक देश में अलग अलग कंट्री में नामों से जाना जाता है। इंडिया में हम उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। और सबसे नीचे विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे हमको ये पंचायत स्तर की गवर्नमेंट होती है। तो ये जो है सो एक वर्टिकल होती है और सबका पावर अलग अलग है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, इसलिए इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के अंतर्गत में हम इस ये चीज़ों को पढ़ते हैं, और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में हम इसको पढ़ते हैं। अब रहा कि यहाँ पे कि ये डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट यहाँ लिखने का कारण ये है कि बेल्जियम में हमने देखा कम्युनिटी गवर्नमेंट। याद कीजिए, ज़रा रिकॉल कीजिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट किसको बोलते थे? रिलीजियस बेस पे बना था। यानी सोशल ग्रुप्स कहने का मतलब कि माइनॉरिटी ग्रुप्स, जैसे रिलीजियस ग्रुप हो गया यानी धार्मिक समूह, लिंग्विस्टिक ग्रुप यानी भाषा के आधार पर जो ग्रुप बना हुआ है, माइनॉरिटी ग्रुप किसी तरह के माइनॉरिटी पे, वुमेन्स ग्रुप यानी महिला का जो ग्रुप बना है। तो इस तरह के गवर्नमेंट को इस तरह के ग्रुप को सोशल ग्रुप बोला करते हैं, यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला करते हैं। तो उसमें हम इस तरह के ग्रुप को देखेंगे। लास्ट हमारा है डिवीजन ऑफ पावर एमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन फाइट करती है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस के द्वारा जो वोट ज़्यादा लाती है, जो विक्ट्री करती है, वो रूल करती है, और दूसरा अपोजिशन में बढ़ती है। तो पावर का शेयरिंग इनके बीच में होता है, इन दोनों के बीच में, यानी एक जो रूल कर रही है और दूसरा जो इनको कंट्रोल में करना चाहती है। तो इनके बीच में बटा होता है पॉलिटिकल पार्टीज। प्रेशर ग्रुप्स उसको बोलते हैं। प्रेशर ग्रुप एक होता है पावर में। देखिए, ध्यान से देखिएगा कि पावर शेयरिंग में क्या है। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज हो गई जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ रही है, इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रही है, एक रूल कर रही है, दूसरा अपोजिशन में है। लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, पीपल वैसे होते हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनडायरेक्ट रूप से वो प्रभावित करते हैं रूलर को, शासन को, पावर को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस में लेते हैं। उसमें आपको प्रेशर ग्रुप्स आते हैं और मूवमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप्स जो आते हैं, प्रेशर ग्रुप्स में क्या होता है कि प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स जिसको बोलते हैं, यानी हितकारी समूह, और प्रेशर ग्रुप्स दबाव समूह। तो प्रेशर ग्रुप आप कहेंगे कि प्रेशर ग्रुप जो है, जैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो लोग बनाते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन वाले, व्यापारी संघ वाले बना है, इम्प्लाइज का ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्टूडेंट का होता है, या आपको तरह तरह के ऐसे अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन जो बनते हैं, जैसे बामसेफ नाम से एक है जो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयड फेडरेशन जो है, जो सरकारी कर्मचारियों का एक यूनियन है। इस ढंग के जो लोग होते हैं जो अपने हित को लेकर करते हैं, प्रेशर ग्रुप जो इनका होता है। तो ये लोग एक ग्रुप बनाते हैं और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ पे अपना प्रेशर डालते हैं कि आप ऐसे कीजिए। इंडिया में होता है ना एम्प्लॉय यूनियन, ये सब जो बना होता है, ट्रेडर्स व्यापारियों का संघ बना होता है,
तो ये लोग गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं, सत्ता पे प्रेशर डालते हैं कि उनके पॉलिसी बनाते समय उनके हित को, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए, उस ढंग से प्रेशर बनाया जाए। तो ये प्रेशर ग्रुप्स कहलाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है, और मूवमेंट वैसा होता है जिनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं। जैसे आपको RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन का मूवमेंट जो चला था, नर्मदा बचाओ मूवमेंट जो चला, आंदोलन जो चला, या रोड पे उतर के लोग SC ST के विरुद्ध में, या OBC या कोई कोई अपना ग्रुप जो है सो मूवमेंट चलाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन इनका नहीं होता है। कहने को ये कहा जाता है कि स्पॉन्टेनियसली, यानी स्वतः स्फूर्त खुद से ये निकल के आते हैं, लेकिन ये भी इन्फ्लुएंस डालते हैं पावर पे। तो ये लोग जो हैं सो पावर पे जो इन्फ्लुएंस डालते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हमारा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, पीपल का इन्वॉल्वमेंट थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट के द्वारा हमारा होता है। तो इस ढंग से सारे लोग जो हैं पावर शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको हमको फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हमको स्टडी करना है। तो इसमें हम सबसे पहले हैं कि हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब एक सीधी लाइन, लेटी हुई लाइन, सीधी, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल मतलब कि ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी है, इन सब का एक पावर है, सबका इक्वल पावर है। बस ये अलग है, सेपरेशन ऑफ पावर इनके बीच में है। कोई एक दूसरे में इंटरवेन नहीं करता है किसी के पावर में, और ये सब एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं कि कोई अनलिमिटेड पावर का यूज़ नहीं कर सके। इसको हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ऑर्गन लिखा हुआ है, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसके बीच में? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। इसमें कौन कौन आते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। फिर क्या है, ये सेम लेवल के होते हैं। ये आपका पॉइंट्स है कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होते हैं। इनका जो होता है ये सेम लेवल पे अपने पावर का यूज करते हैं, सेम लेवल पे यूज करते हैं। इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होता है। ये इनका सबका पावर जो है सो बटा होता है, सेपरेट होता है पावर, एक दूसरे में कोई इंटरवेन एक दूसरे पावर में नहीं करता है। क्यों सेपरेट होता है? क्योंकि ये लोग अनलिमिटेड पावर का यूज नहीं कर सके। ये सभी चेक एंड बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, यानी कि कोई अनलिमिटेड पावर का यूज नहीं कर सके, इसलिए चेक एंड बैलेंस करते हैं। चेक और बैलेंस क्या है कि ईच ऑर्गन, मतलब लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी को, लेजिस्लेचर जो है जुडिशरी को, जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी जो है लेजिस्लेचर को चेक करता है कि ये कोई जो है अपने पावर का अनलिमिटेड यूज़ नहीं करे। इसको चेक एंड बैलेंस बोलते हैं। तो ये यूज करता है। ये आपके सामने 4 पॉइंट्स होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का। चेक एंड बैलेंस इसमें जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि लेजिस्लेचर जो है सो लेजिस्लेचर क्या करता है? लेजिस्लेचर जो है प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकता है, बजट कर सकता है, लॉज बनाता है, और एग्जीक्यूटिव जो है सो प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करता है, जज को नॉमिनेट करता है। फिर उसके बाद जो है आपको जुडिशियल जो है सो कोर्ट जो है सो कोई भी जो एक्ट बनता है, एग्जीक्यूटिव का जो एक्ट होता है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक बता सकता है। जुडिशियल जो है सो लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी चीज़ जो लॉज बना होता है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बता सकता है। यानी जुडिशियरी जो है सो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए किसी भी विधान को, किसी भी लेजिस्लेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक बता सकता है। एग्जीक्यूटिव के किसी भी कार्य को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकता है। एग्जीक्यूटिव जो है सो लेजिस्लेचर पे वीटो लगा सकता है। प्रेसिडेंट जो है वीटो लगा देता है लेजिस्लेचर पे, और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में आता है, वीटो लगा सकता है। और लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव पे वीटो को ओवररूल करता है और प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकता है, यानी महाभियोग लगा के प्रेसिडेंट को हटा सकता है। इस ढंग से ये सब एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। इसको आप इस फिगर के द्वारा देख सकते हैं। फिर जैसे कि अगर आपसे पूछता है कि एग्जाम्पल दीजिए कि चेक एंड बैलेंस का, तो आप दे सकते हैं एग्जाम्पल में कि ये जो है
एग्जाम्पल में कि कार्यपालिका सत्ता का उपयोग तो करती है, एग्जीक्यूटिव जो ये मतलब कि एग्जीक्यूटिव जो है सत्ता का उपयोग करती है, लेकिन वह पार्लियामेंट के अधीन कार्य करती है। वह पार्लियामेंट यानी लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है कार्यपालिका, है ना। जुडिशियरी यानी न्यायपालिका की नियुक्ति एग्जीक्यूटिव ही करती है, पर न्यायपालिका जो है कार्यपालिका और विधायिका यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए जो लेजिस्लेशन होता है, कानून होता है, उस पर लगाम रखती है, अंकुश रखती है और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकती है, जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं। और इसी को नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था यानी चेक्स एंड बैलेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं कि इसको आप जिसको हम लोगों ने अभी देखा, आप दे सकते हैं, फिर आप एग्जाम्पल में दे देंगे। यहाँ सेम जिस चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में देखा, चेक एंड बैलेंस को आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। आप जो है हमारा दूसरा पावर आता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर जो है इसको हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर मतलब हॉरिजॉन्टल हम लोगों ने सोई हुई लाइन को, और वर्टिकल खड़ी लाइन को बोलते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल यानी जैसा कि हमने देखा कि सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे इंटायर कंट्री के लिए होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। उसके बाद प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट होता है इंडिया में उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। उसके नीचे म्यूनिसिपल और ग्राम पंचायत होता है। तो ये एक सीधा होता है, खड़ा होता है, इसलिए इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। और चूंकि इन सब के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेट डाउन है इनके पावर को, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत को, इसलिए इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं। अब देखिए वहाँ हम लोगों ने देखा कि पावर का किस में, हॉरिजॉन्टल में हमने देखा कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ हम देखेंगे कि पावर का शेयरिंग जो होता है सो एमॉन्ग गवर्नमेंट्स होता है, माने गवर्नमेंट्स के बीच में होता है, लेवल पे होता है, हर लेवल के गवर्नमेंट के बीच में पावर का शेयर होता है। यानी वहाँ एक गवर्नमेंट यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी यानी ये ऑर्गन हो गए, ऑर्गन के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उसको हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ शेयरिंग बोले। यहाँ गवर्नमेंट एमॉन्ग गवर्नमेंट्स और डिफरेंट लेवल यानी डिफरेंट लेवल है, ये डिफरेंट लेवल पे जो गवर्नमेंट है उनके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, न कि यंग के बीच में, डिफरेंट लेवल के जो गवर्नमेंट हैं उनके बीच में पावर का शेयर होता है। इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। तो एमॉन्ग गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल होता है। ये जो होता है, ये जो सिस्टम होता है डिवीजन ऑफ पावर का, इसमें हायर और लोअर गवर्नमेंट जो होता है इसको वर्टिकल पे बांटा गया होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए इसको वर्टिकल, इसी कारण से इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, इसमें क्या है, पूरे इंटायर कंट्री के लिए फेडरल गवर्नमेंट होती है, इंटायर कंट्री के लिए फेडरल गवर्नमेंट होती है, जिसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं और यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। जबकि प्रोविंशियल यानी रीजनल लेवल पे यानी क्षेत्रीय स्तर पे जो गवर्नमेंट होती है उसको डिफरेंट कंट्री में, अलग अलग कंट्री में डिफरेंट नाम से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। ये सबसे नीचे का विलेज और पंचायत लेवल की गवर्नमेंट होती है, जिसको म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत बोलते हैं। चूँकि इनके जो पावर होते हैं डिफरेंट लेवल के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत के, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है, लेट डाउन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में इनके पावर को, इसलिए इनको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि फेडरल डिवीजन ऑफ पावर क्यों बोलते हैं, आप बता देंगे। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्यों बोलते हैं, तो आप बता देंगे इसको कि क्यों बोलते हैं। हाँ, यहाँ चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन में हायर लेवल से लोअर लेवल तक इनके पावर को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया होता है, लेट डाउन होता है, इसलिए ये एक दूसरे के पावर को चेक नहीं कर सकते, इसलिए चेक और बैलेंस का कंसेप्ट यहाँ नहीं होता है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में चेक और बैलेंस का नहीं होता है कंसेप्ट। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके पावर को लिखा गया होता है हायर टू लोअर गवर्नमेंट का, जबकि वहाँ इक्वल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल जो गवर्नमेंट होती है, उनका सेपरेशन ऑफ पावर होता है और वो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। वहाँ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में चेक और बैलेंस का कंसेप्ट होता है, जबकि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में चेक और बैलेंस का कंसेप्ट नहीं होता है। अब अगर आपसे पूछे
कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसको बोलते हैं, तो आप यहाँ आपके सामने पॉइंट्स है। अगर आपसे पूछता है चेक और बैलेंस किसको बोलते हैं, तो चेक और बैलेंस का एग्जांपल आप लिख देंगे कि चेक्स एंड बैलेंस किसको बोलते हैं। आपके सामने फिगर के रूप में भी तीन फिगर के रूप में आपके सामने चेक एंड बैलेंस का फिगर है, इसको दे सकते हैं। अगर आपसे चेक एंड बैलेंस का एग्जांपल पूछता है तो आप दे देंगे यहाँ पे। फिर अगर आपसे पूछता है कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर किसको बोलते हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। लेकिन अगर आपसे फिर पूछता है कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या डिफरेंस होता है, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा है उसी चीज़ को हम यहाँ रिपीट करेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में कि ऑर्गन्स के बीच में, गवर्नमेंट के ऑर्गन के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कौन कौन से ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इनके बीच में होता है। जबकि यहाँ ऑर्गन नहीं, गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और कौन सी गवर्नमेंट, जो डिफरेंट लेवल पे है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत। यहाँ फिर हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में आपको ये सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट होता है, यानी चूंकि एक लेवल पे है तो इनके पावर को बांटा गया है और ये सेपरेट किया गया इनके पावर को, तो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट होता है। जबकि यहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इनके पावर को लिखा गया है पूरा डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट का, इसलिए यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होके डिवीजन ऑफ पावर होता है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इनका होता है। ठीक है। फिर क्या है थर्ड पॉइंट में कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में चेक और बैलेंस का कंसेप्ट होता है। क्यों चेक और बैलेंस का पावर होता है, क्योंकि ये लोग अनलिमिटेड पावर का यूज कोई ऑर्गन, गवर्नमेंट का कोई ऑर्गन नहीं कर सके। जैसे ऑर्गन में क्या क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। जबकि वर्टिकल में चेक और बैलेंस का कंसेप्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हायर लेवल टू लोअर लेवल गवर्नमेंट का जो है सो पावर को लिखा गया होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए चेक और बैलेंस नहीं होता है। तो आप यहाँ पे तीन पॉइंट जो है सो लिख देंगे डिफरेंस में। और सिर्फ हॉरिजॉन्टल पूछता है डिवीजन ऑफ पावर तो आप वहाँ लिख देंगे, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर लिख देंगे, चेक एंड बैलेंस लिख देंगे। अब हम इसमें देखें, हमने देखा कि एक सेपरेशन ऑफ पावर हमने देखा, दूसरा क्या देखा, डिवीजन ऑफ पावर देखा। अब देख ले सेपरेशन ऑफ पावर किसको बोलते हैं, डिवीजन ऑफ पावर किसको बोलते हैं। अगर सेपरेटली हमसे पूछे सेपरेशन ऑफ पावर किसको बोलते हैं तो हम लिख देंगे, डिवीजन ऑफ पावर किसको बोलते हैं लिख देंगे, डिफरेंस पूछता है तो लिख देंगे। तो हम देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर वहाँ पे कहा जाता है जहाँ सेम लेवल पे गवर्नमेंट का ऑर्गन होता है, सेम लेवल पे। जैसे हमने क्या देखा, लेजिस्लेचर को देखा, एग्जीक्यूटिव को देखा, जुडिशरी सेम लेवल पे, तो इनके बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और फिर चेक एंड बैलेंस का कंसेप्ट यहाँ पे आता है, तो इनके बीच में सेपरेट किया गया है, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट यहाँ सेम लेवल पर होता है। जबकि डिवीजन ऑफ पावर जो है सो डिफरेंट लेवल वाले में, यानी जैसे सबसे ऊपर इंटायर कंट्री के लिए फेडरल गवर्नमेंट कहें या सेंट्रल गवर्नमेंट कहें सो होती है, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल, ग्राम पंचायत होती है। तो यहाँ डिवीजन ऑफ पावर डिफरेंट लेवल पे जो होता है, आप ऐसे याद कर सकते, सेम लेवल पे सेपरेशन गवर्नमेंट और डिफरेंट लेवल पे डिवीजन ऑफ पावर होता है। सेपरेशन ऑफ पावर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में होता है, जबकि डिवीजन ऑफ पावर जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में होता है। हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करती है, लॉज बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, ये जो लॉज लेजिस्लेचर बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करती है, लागू कराती है। जुडिशरी क्या करती है, सो लॉ को रिव्यू करती है और लॉ को तोड़ने वालों को पनिश करती है। यहाँ डिवीजन ऑफ पावर का एग्जांपल क्या क्या है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेट लिस्ट। केंद्रीय जो 3 सूची में बांटा गया है लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट में जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो अपना लॉज बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट बनाती है, कंकरेट में सेंट्रल और स्टेट दोनों लिस्ट बना सकती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिस्ट बनाया गया है और उसके अनुसार हम अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये हमारा सेपरेशन ऑफ पावर हुआ, ये डिवीजन ऑफ पावर हुआ और इसका डिफरेंस हमारे सामने, ये 3 पॉइंट्स हमारे सामने हैं। तो हम इसको ईजिली लिख सकते हैं कि ये, तो ये जो है सो हमने क्या क्या इसमें देखा, इसमें हमने देखा आज कि फॉर्म्स ऑफ पावर जो है सो
फॉर्म्स ऑफ पावर में पहले हाँ कहा जाता था कि एक हाथ में पावर होनी चाहिए, एक हैंड में या एक समूह में। क्यों ऐसा कहा जाता था हमने ये देखा। फिर डेमोक्रेसी का इमरजेंस होता है, तब ये अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के विरुद्ध में जो है अपोजिशन में आइडिया पावर शेयरिंग का आता है। पावर शेयरिंग का क्यों आता है डेमोक्रेसी के इमरजेंस के साथ? क्योंकि डेमोक्रेसी का बेसिक फीचर ये है, इसलिए हमको पावर शेयरिंग की बात हमारे सामने आती है। फिर जब पावर शेयरिंग की बात आती है तो मेन कमन जो हमारे सामने मॉडर्न कंट्रीज में जो है, मॉडर्न टाइम में 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग हमारे सामने कमन है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, फिर जिसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। फिर सोशल ग्रुप्स डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट हमने देखा। फिर डिवीजन ऑफ पावर एमंग पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट देखा। ये हमने देखा। ये चारों टाइप में हमने आज देखा। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हमने पूरा देखा। फिर चेक एंड बैलेंस को हमने देखा कि चेक एंड बैलेंस किसको बोलते हैं। फिर चेक एंड बैलेंस का एग्जांपल देखा हमने। और 3 फिगर हमने देखा। फिर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर देखा, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फिर वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है, इसी में कौन कौन आते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्यों बोलते हैं, ये हमने देखा। फिर इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर क्यों बोलते हैं, चेक ऑफ बैलेंस क्यों नहीं होता है यहाँ पे, ये हमने देखा। कौन कौन सा ये इसके अंदर वर्टिकल पावर डिवीजन के बीच में गवर्नमेंट का कैसे फॉर्म होता है, ये हमने देखा। फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के बीच में डिफरेंस को हमने देखा। फिर सेपरेशन ऑफ पावर जो यूज हुआ है और डिवीजन ऑफ पावर जो यूज हुआ है, तो सेपरेशन ऑफ पावर किसे बोलते हैं और डिवीजन ऑफ पावर किसको बोलते हैं, ये हमने देखा। फिर इसके बीच में हमने डिफरेंस को देखा। एक बार मैं फिर आपसे बोलूँगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखें। वीडियो अच्छी वीडियो है, आप इससे नोट्स बनाएं, जहाँ संभव आप स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार वीडियो सुने, नोट्स बनाएं और फिर इसको टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करते रहें। और जो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, आप उसको देखते रहें। एक्सरसाइज बुक्स के क्वेश्चंस को लिखें, मैं समझ से आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर हम अगले वीडियो में आपके सामने आएंगे। जो 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म हमने देखा, आज हमने सिर्फ 2 टाइप्स पढ़ा, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अगले वीडियो में हम आएंगे तो बाकी के जो 2 टाइप हैं उसको हम पढ़ेंगे। ओके बाय, गुड बाय, पढ़िए, खुश रहिए।